वेरी गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। आज हम पढ़ेंगे 9 नवंबर 2024 के करंट अफेयर्स। तो जल्दी से निकालें अपना पेपर पेन एंड करें वीडियो के साथ में ही अपनी नोट्स मेकिंग स्टार्ट। आज की फर्स्ट न्यूज़ है दैट नेशनल लीगल सर्विसेज डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? हर साल 9 नवंबर को। क्यों? ताकि लोगों में अवेयरनेस लाई जा सके। जहाँ जहाँ पे लीगल यानी लीगल लेवल पे अगर लिटरेसी साक्षरता की ज़रूरत है तो उसे कवर अप किया जा सके। देखिए, जब भी हम नेशनल लीगल सर्विसेज की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? नालसा, दैट इज़ द नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट 1995, है ना। तो इस एक्ट के अंडर फॉर्मेशन हुई थी नालसा की। किसी भी बॉडी की जब किसी एक्ट के तहत फॉर्मेशन होती है तो इस तरह की बॉडीज़ को हम क्या कहते हैं? स्टैट्यूटरी बॉडीज़। तो यहाँ से क्या समझ आता है कि नालसा भी हमारी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है इंडिया में जो फ्री लेवल पे लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है जिन्हें भी ज़रूरत है, एंड एक्सेस टू जस्टिस, न्याय सबको मिले, इस चीज़ को प्रमोट करती है। ठीक है, चलिए, ये तो हमने जब बात की नेशनल लीगल सर्विसेज की, वहाँ से हमारे दिमाग में नालसा आता है। लेकिन एक्चुअल में पहले कौन सा एक्ट आया था? लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट 1987। तो जिस दिन ये जो एक्ट है 1987 में अडॉप्ट किया गया था, उस डे को कॉमेमोरेट करने के लिए हम हर साल 9 नवंबर को नेशनल लीगल सर्विसेज डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया हम इस डे को क्यों सेलिब्रेट करते हैं। क्योंकि इस दिन यानी 9 नवंबर 1987 को अडॉप्ट किया गया था नेशनल लीगल सर्विसेज नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट। यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यही एक्ट ना आगे अमेंड होके नेशनल लीगल सर्विसेज बना है। मतलब पहले नेशनल लेवल का नहीं था, फिर नेशनल लेवल का हो गया। ऐसे याद कर लो, है ना। एक चीज़ इसमें ऐड हुई, कौन सी ऐड हुई है? नेशनल ऐड हुई है। ठीक है, यही जो 1987 का एक्ट था, यही अमेंड होके और एनफोर्स होके 1995 में बना था नालसा। ठीक है, चलिए, ये तो हमने पढ़ लिया। अब हम बात करें कि ये जो हम नेशनल लीगल सर्विसेज डे पढ़ रहे हैं, इस साल का इस डे का थीम क्या रहा? तो थीम रहा एम्पावरिंग जस्टिस, एक्सेसिबल लीगल एड टू ऑल, राइट। एंड पिछले साल का थीम क्या था? अच्छा, पिछले साल का थीम मैं क्यों पढ़ाती हूँ? कई बार एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आता है ना, तो आपके पास 4 थीम्स होते हैं ऑप्शन, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द थीम ऑफ दिस पर्टिकुलर डे। वहाँ पे क्या होता है कि कई बार पेपर पहले सेट हुआ होता है, एग्जाम होने में डिले हो जाता है, तो थीम्स, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है तब मैं आपको बता रही हूँ कि थीम पिछले साल का होता है। अब अगर उसमें नन ऑफ द अबव ऑप्शन हो तब तो आप वो करोगे, पर अगर वो ऑप्शन ना हो तो जो पिछले साल थीम अनाउंस हुआ था वो आपको टिक मार्क करना होता है, वो करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, उस केस में हमारा एक क्वेश्चन गलत हो जाता है। एंड आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए एक एक नंबर कैसे बनता है ना। चलिए, अब देखिए, पिछले साल का थीम रहा एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, एम्पावरिंग द मार्जिनलाइज्ड थ्रू लीगल अवेयरनेस। ठीक है, नाउ एक और डे है जो 9 नवंबर को ही सेलिब्रेट किया जाता है, विच इज़ द वर्ल्ड फ्रीडम डे। ये जो वर्ल्ड फ्रीडम डे है 9 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि इस दिन ये जो बर्लिन वॉल थी, ये ना हम वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे जब भी मैं स्टार्ट करूँगी। अभी फ़िलहाल कोई चांसेस नहीं है वर्ल्ड हिस्ट्री स्टार्ट होने के, क्योंकि अभी हमें फिज़िक्स कंप्लीट करना है, एम लक्ष्मीकांत पढ़ना है, उसके बाद ये कुछ और शुरू होगा। ठीक है, तो ये जो आपकी बर्लिन वॉल है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। 1989 में इस वॉल को तोड़ दिया गया था। इसी वॉल के टूटने के साथ कम्युनिज्म, यानी जिसे हम साम्यवाद बोलते हैं, उसका एंड हुआ था सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप में। ये बर्लिन वॉल थी क्या? तो कंक्रीट की बढ़िया सी वॉल लगाई गई थी, जो आपका जर्मनी है उसकी कैपिटल है बर्लिन। तो वहाँ पे ईस्ट एंड वेस्ट पार्ट को अलग करने के लिए 1961 से 1989 तक ये वॉल रही थी। बट इस वॉल को तोड़ने के बाद हम कंसीडर करते हैं कि ये पहला स्टेप था टूवर्ड्स जर्मन रीयूनिफिकेशन। समझ लेना कि एक कंट्री है, उसकी कैपिटल है, कैपिटल को 2 पार्ट्स में तोड़ा गया है, उस वॉल को हटाया तो एक तरह से ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी की रीयूनिफिकेशन हुई। तो उस चीज़ को हम सेलिब्रेट करते हैं एज इन वर्ल्ड फ्रीडम डे। ठीक है, वैसे ये हमारे जो नेशनल लेवल पे इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, राइट। चलिए, थर्ड पॉइंट अपना देखिए, उत्तराखंड फाउंडेशन डे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तराखंड है आपका, तेलंगाना है आपका, जम्मू एंड कश्मीर का बाइफिकेशन हुआ है ना। तो कुछ चीज़ें हमेशा इंपॉर्टेंट रहती हैं। अब जैसे उत्तराखंड है आपका, उत्तराखंड फाउंडेशन डे, तो उत्तराखंड पहले यूपी के साथ था, फिर जब ये अलग हुआ तो इसका नाम उत्तराखंड नहीं था। 2000 में 9 नवंबर को जब ये अलग हुआ तो इसका नाम था उत्तरांचल। 2000 से 2007 तक इसका नाम उत्तरांचल ही रहा है। 2007 में इसका नाम चेंज हुआ है उत्तराखंड। ठीक है ना। 9 नवंबर 2000 को जब ये बनी थी तब ये 27th स्टेट थी इंडिया की। अब आपके लिए क्वेश्चन है, टोटल आज की डेट में 2024 नवंबर में कितनी स्टेट्स हैं इंडिया में? फटाफट से बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में। ठीक है,
चलिए, इसी के साथ फर्स्ट पेज होता है कंप्लीट। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो के साथ में नोट्स बनाते चले। नोट्स मेकिंग तो किसी भी हालत में स्किप नहीं होनी चाहिए। किसी दिन आप नए नोट्स बना पा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, नहीं स्टडी कर पा रहे, नेक्स्ट डे अपना पेंडिंग काम पूरा करना ही करना है। बिकॉज आई नो फैमिली होती है, कुछ ना कुछ चला रहता है। पहली चीज़ तो आपको स्किप करने की कोशिश करनी है एटलीस्ट 1-2 साल, जब तक कि नई एग्जाम क्लियर होता। बट कुछ ऐसे होते हैं नॉन स्किपेबल होते हैं, है ना, फंक्शंस नहीं आप स्किप कर सकते। तो उस केस में जो भी आपका रहता है उसको नेक्स्ट डे कवर करो, ठीक है। चलिए, तो अब सीधे चलते हैं अपने सेकेंड पेज की ओर। आज का 4th पॉइंट है दैट कंपनसेशन फॉर ह्यूमन हेल्थ इन वाइल्ड लाइफ अटैक हैज़ बीन इंक्रीज्ड बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट फ्रॉम 8 lakhs to 25 lakhs। अगर किसी भी ह्यूमन की डेथ किसी भी एनिमल के अटैक से होती है, वाइल्ड लाइफ अटैक से होती है, तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने पहले उसके लिए कंपनसेशन यानी हर्जाना रखा था 8 लाख। इसका मतलब कि अगर किसी पर्सन की डेथ होती है किसी एनिमल के अटैक से तो उसकी फैमिली को 8 लाख दिया जाएगा। लेकिन अब ये अमाउंट इंक्रीज करके 25 lakhs कर दिया गया है। ये चीज़ क्यों न्यूज़ में आई? क्योंकि रिसेंटली एक एलिफेंट ने 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के उमारिया डिस्ट्रिक्ट के बंधवगढ़ टाइगर रिजर्व में। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए पहले तो डेफिनेटली कुछ लिए जाएंगे यहाँ पे स्टेप्स कि कैसे इस चीज़ को रोकें। पर अगर ऐसा कुछ हो भी जाता है, बिकॉज कुछ ना कुछ हो जाता है ना, इतना टाइगर रिजर्व है, इतना सब कुछ है, तो उस केस में 25 लाख रुपए पर पर्सन टू द फैमिली ऑफ दैट डिसीज्ड पर्सन दिया जाएगा, ठीक है। 5th पॉइंट देखिए, न्यू इंडियन कॉन्सुलेट हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन। अच्छा, इंडियन कॉन्सुलेट क्या होता है? पहली चीज़ तो जैसे हाई कमिश्नर होता है या कोई ऑफिसर जो अपने कंट्री के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया में एक इंडियन कॉन्सुलेट रखा जाएगा। मतलब ऑस्ट्रेलिया में जो इंडियन लोग रह रहे हैं उनके बेनिफिट के लिए वो वहाँ पे उनके इंटरेस्ट को बचा के रखेगा, उनका किसी भी लेवल पे नुकसान ना हो, उनका ध्यान रखना है ना, इस तरह से। अब ध्यान ऐसा नहीं कि खाना पानी देना है उनको, बट हाई लेवल पे ये जो आपका वीज़ा वगैरह का होता है इस पे सारा ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, तो मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया। अब इंडियन कॉन्सुलेट नई खोली गई है इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी के द्वारा ब्रिस्बेन में। ब्रिस्बेन जो है एक सिटी है ऑस्ट्रेलिया में, इसकी कैपिटल नहीं है ऑस्ट्रेलिया की, ये चीज़ आप समझ लें। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल मैं खुद से कंफ्यूज होती थी पहले, तो मैंने याद किया था उस टाइम AC करके। ऑस्ट्रेलिया कैनबेरा, कभी भी ऑस्ट्रेलिया बोलो AC बोल दो, AC सी फॉर कैनबेरा, है ना। या तो आपने बढ़िया से याद कर लिया, वो तो बात ही अलग है, बट नहीं याद किया तो आप ऐसा कुछ कर सकते हो, है ना। अब ब्रिस्बेन में खोली है नई इंडियन कॉन्सुलेट। इसी के साथ एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर मतलब वहाँ पे गए, जब उन्होंने उद्घाटन किया मतलब वो वहाँ पे प्रेजेंट थे, है ना। तो इसी के साथ ये उनका 5th ट्रिप था ऑस्ट्रेलिया के लिए एंड पहला ट्रिप था ब्रिस्बेन के लिए। अब ये ब्रिस्बेन एंड कैनबेरा का क्या कंसेप्ट है ये हम देख लेते हैं। जैसे इंडिया में स्टेट्स हैं, यूटीज है ना, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया को जो है 6 स्टेट्स में जो है तोड़ा गया है। 6 स्टेट्स है। कौन कौन सी हैं? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न टेरिटरी, साउथ ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स एंड विक्टोरिया, ठीक है। ये पूरा ऑस्ट्रेलिया का मैप है। आप वर्ड मैप आपने सामने लगाया होगा, वहाँ पे देखिए ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल अलग से दिखाई देता है ना। चलिए, 6 स्टेट्स हमने देख ली। अब ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल जो कैनबेरा है, ये है देखो कैनबेरा। तो ये जो कैनबेरा है ये लोकेटेड है न्यू साउथ वेल्स में, ठीक है। कैनबेरा लोकेटेड है न्यू साउथ वेल्स में। क्वेश्चन आ चुका है इसलिए मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ, अदरवाइज मैं इतना सब क्यों पढ़ाती है, सब स्किपेबल था आराम से, है ना। अब देखो जो कैनबेरा है कौन सी ऑस्ट्रेलियन स्टेट में लोकेटेड है? न्यू साउथ वेल्स में लोकेटेड है, ठीक है। अब हर एक स्टेट की अपनी कैपिटल है। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें, आपका राजस्थान है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, नागालैंड है, सबकी अपनी अपनी कैपिटल है। एंड ओवरऑल इंडिया की कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली। वैसे ही यहाँ पे जो 6 स्टेट्स हैं सबकी अपनी अपनी कैपिटल है। जो न्यू साउथ वेल्स है ना, इसकी कैपिटल है सिडनी, ठीक है ना, कैपिटल ऑफ न्यू साउथ वेल्स। लेकिन ये जो कैनबेरा है विच इज़ द कैपिटल ऑफ होल कंट्री, वो भी न्यू साउथ वेल्स में लोकेटेड है। आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड ब्रिस्बेन का क्या कंसेप्ट है? ये क्वींसलैंड की कैपिटल है, राइट। क्वींसलैंड की कैपिटल है जहाँ पे हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने नया इंडियन कॉन्सुलेट का इनॉग्रेशन किया है। आई होप पूरा फंडा आपको समझ में आ गया। आगे चलें, 6th पॉइंट अपना देखें। एक कन्नड़ शॉर्ट फिल्म है जिसे रिसेंटली नॉमिनेट किया गया है ऑस्कर्स के लिए, ऑस्कर्स 2025 के लिए, ठीक है। कौन सी कैटेगरी में? लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी। अब इस मूवी का नाम क्या है भाई? इस मूवी का नाम है ये, कंफ्यूज नहीं हो जाना क्या क्वेश्चन है।
कन्नड़ शॉर्ट फिल्म जिसे नॉमिनेट किया गया, अभी प्राइज़ नहीं दिया गया, ठीक है, जिसे नॉमिनेट किया गया है ऑस्कर्स 2025 लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में, उस मूवी का नाम है सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वन टू नो। सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वन टू नो। इसको प्रोड्यूस किया गया है FTII, दैट इज फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, एंड डायरेक्ट किया गया है चिदनंदा S नायक के द्वारा। ये मूवी जो है, शॉर्ट फिल्म जो है, ये लास्ट सिनेफ प्राइज भी जीत चुकी है केन्स 2024 में, राइट। चलिए 7th पॉइंट अपना देखिए, रोहित बाल पास्ट अवे रिसेंटली। कौन थे ये? बहुत ही फेमस फैशन डिजाइनर थे, ठीक है। चलिए इसी के साथ हमारा सेकेंड पेज भी हो गया कंप्लीट। अगेन कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ देखिए, आप सब चाहें तो GS हैंड रिटन नोट्स भी परचेज कर सकते हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, आर्ट एंड कल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ये सारी PDFs आपको मिल जाएंगी। परचेज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है, ठीक है। प्राइस डिटेल्स एंड फर्दर PDF के रिलेटेड डिटेल्स सब कुछ आपको उस लिंक पे जाके मिल जाएगी। इसी के साथ आप सब चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप सब चाहें तो मुझे टेलीग्राम अकाउंट पे ज्वाइन कर सकते हैं। इन दोनों चीज़ों का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, राइट। चलिए तो अब सीधे चलते हैं अपने थर्ड और अपने लास्ट पेज की ओर। आज का 8th पॉइंट है दैट फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट कहाँ पे हुई है? दिल्ली में हुई है। पहली एशियन मतलब एशिया कॉन्टिनेंट लेवल की बुद्धिस्ट समिट न्यू दिल्ली में हुई है। ऑर्गेनाइज की गई IBC के द्वारा इन कोलैबोरेशन विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये IBC क्या है? द इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन ने कोलैबोरेट करके मिलके इंडियन गवर्नमेंट के साथ इसे ऑर्गेनाइज किया है। इस समिट का थीम क्या रहा इस साल का? पहला समिट है ना, तो ये हम देख लेते हैं। एशियन समिट की हम बात कर रहे हैं, है ना, एशिया कॉन्टिनेंट लेवल पे। तो इसका थीम रहा रोल ऑफ बुद्धा धामा इन स्ट्रेंथनिंग एशिया। एशिया में बौद्ध धर्म के ऊपर ये समिट हुई है ना। इसका इनॉग्रेशन हमारी इंडियन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया है। यहीं पे अगर हम बात करें, ये है हमारी एशिया लेवल की, बार बार मैं इस चीज़ पे फोकस कर रही हूँ, मतलब कुछ तो अलग बात है यहाँ पे, है ना। ये है हमारी पहली एशिया लेवल की बुद्धिस्ट समिट। अगर हम बात करें 2023 में ही हो चुकी है पहली ग्लोबल लेवल की बुद्धिस्ट समिट, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पूरी दुनिया की, है ना, जो कि होस्ट की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर प्लस IBC के द्वारा, वो भी न्यू दिल्ली में इंडिया में ही हुई है, ठीक है। क्योंकि देखो ये वाला धर्म है ना आपका, जैसे वियतनाम है, थाईलैंड है, म्यांमार है ना, नेपाल है, भूटान है, चाइना, इस साइड ये धर्म जो है बौद्धिज्म ज़्यादा है ना। बाकी इंडिया में भी बात करो यहाँ भी है। तो ये क्यों हुआ है? टू एड्रेस कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस फेस्ड बाय बुद्धिस्ट कम्युनिटी। बौद्ध धर्म के लोग, ये जो कम्युनिटी है आज के डेट में क्या चैलेंजेस फेस कर रही है, उसके ऊपर डिस्कशन के लिए हुआ, ठीक है। 9th पॉइंट अपना देखें, ग्लोबल अलाइड हेल्थ नेटवर्क। ये जो नेटवर्क है ना, इसका आपने शॉर्ट फॉर्म याद रखनी है, GAHN। ये लॉन्च किया गया है IAHC 2024 में, मतलब एक कॉन्फ्रेंस हुई, कॉन्फ्रेंस में इस नेटवर्क को जो है लॉन्च किया गया। कॉन्फ्रेंस की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल अलाइड हेल्थ कॉन्फ्रेंस। इस कॉन्फ्रेंस में लॉन्च किया गया इस नेटवर्क को। अब पहले कॉन्फ्रेंस देख लेते हैं, क्योंकि कॉन्फ्रेंस का थीम भी है, किसने ऑर्गेनाइज की वो भी दिया हुआ है, तो फिर कॉन्फ्रेंस भी इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली हम नेटवर्क के बारे में भी पढ़ेंगे। अब देखो, ये जो कॉन्फ्रेंस है ये ऑर्गेनाइज की गई बाई नेशनल यूनिवर्सिटी हेल्थ सिस्टम एंड सिंह हेल्थ एंड द नेशनल हेल्थ केयर ग्रुप। 3 हैं ऑर्गेनाइजेशंस जिन्होंने इसे ऑर्गेनाइज किया है। क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। थीम क्या रहा इस साल का? एडवांसिंग अलाइड हेल्थ, डाइवर्स इन कॉलिंग, यूनाइटेड इन पर्पस, ठीक है। अब ये जो ग्लोबल अलाइड हेल्थ नेटवर्क है, जो एक्चुअल में न्यूज़ में था, जिससे हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ी, कॉन्फ्रेंस को किसने ऑर्गेनाइज किया, थीम, है ना। तो एक्चुअल में ये जो नेटवर्क है ये लॉन्च किया गया था ताकि स्ट्रेटेजिक लेवल पे सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो आके मिले, इंक्लूडिंग WHO, और हेल्थ के ऊपर डिस्कशन करें। WHO समझते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी फॉर्मेशन 1948 में हुई थी, जिसके हेडक्वार्टर्स जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसी तरह से आपके पास WTO है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, यूनेस्को है, यूनाइटेड नेशंस है ना, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अगर आप उनके बारे में इन डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो ये सब कुछ मैं पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी। अगर आपने पढ़ना है मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाएं, वहाँ पे जाके आप स्टैटिक जीके हैंड रिटन नोट्स की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। टोटल 99 वीडियोस वहाँ पे हैं, मतलब टोटल 99 टॉपिक्स मैं पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। चलिए वहाँ पे जाके ज़रूर देखें इन केस यू आर इंटरेस्टेड इन दीज टॉपिक्स। 10th पॉइंट अपना देखें, एक और पर्सन का रिसेंटली निधन हुआ है जिनका नाम है शारदा सिन्हा।
पास्ट अवे रिसेंटली। छठ पूजा से ये काफ़ी रिलेटेड मानी जाती हैं। वहाँ इन्होंने गीत गाए हैं इस फेस्टिवल के बहुत ज़्यादा, है ना। पहली बात तो बहुत ही फेमस फोक सिंगर है ये। नाइटिंगेल ऑफ बिहार कही जाती थी। पद्मश्री इन्हें मिला 1991 में। पद्म भूषण इन्हें मिल चुका है 2018 में, है ना। तो शारदा सिन्हा नाइटिंगेल ऑफ बिहार, पास्ट अवे रिसेंटली, रिनाउंड फोक सिंगर थी। ठीक है, चलिए इसी के साथ हमारे आज के करंट अफेयर्स होते हैं कंप्लीट। आई होप मैंने जो पढ़ाया आपको समझ में आया है, वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फ़ायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।